अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिल्कुल आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉर्निंग और हमारी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही एक तारीखी दिन है। आज के दिन पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली तहलील होने वाली है और वजाहत इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि पहले समरी बनाई जाएगी, जिसके बाद वो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी, वो उस पर फिर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अच्छा, ये असम्बली 13 अगस्त 2018 को आम इंतखाबात के बाद वजूद में आई थी, जिसके बाद इस असम्बली ने 2 वज़ीर आज़म देखे हैं। ये पाकिस्तान की किस्मत है कि एक असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। बहुत सी तारीख इस असम्बली ने रकम की है। एक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ, वो वज़ीर आज़म रुखसत हुए, फिर नए वज़ीर आज़म आए और ये असम्बली बहुत से तनाज़ात का शिकार भी रही। मेरा ख्याल ये 15वीं असम्बली वाहिद वो असम्बली थी जिसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का इस हद तक उनके अंदर चपकलिश और तनाज़ात रहे कि पूरे इस टेन्योर में दोनों ने आपस में हाथ तक नहीं मिलाया है। बहुत सी तारीख इसके अंदर रही और एक मौका वाहिद ऐसा था जिस पर अपोजिशन और जो हुकूमत थी वो एक पेज पे नजर आई, जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनको एक्सटेंशन देनी थी। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत से यहाँ पर एहतजाज होते रहे और बहुत सी तनाज़ात का शिकार ये असम्बली रही। आप बात करें कि हाथ नहीं मिलाया, ये तो एक अलग डिबेट है कि इतनी उनमें तनाज़ात थे, इतनी रंजिश थी कि हाथ नहीं मिला सके। उसके अलावा 4.25 साल का एक अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी असम्बली में। कानून साजी नहीं देखी हमने। पिछली जो गवर्नमेंट थी 4.25 साल जिनकी गवर्नमेंट रही थी, चेयरमैन पीटीआई की हम बात कर रहे हैं, तब इस असम्बली में कोई कानून साजी नहीं हुई थी। जिसके बाद जो बाद में गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ साहब की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी जो 4.25 साल में कानून साजी नहीं हुई थी, शहबाज शरीफ ने तारीख के सारे मतलब इसके भी और इससे पहले भी जो असम्बली थी सबके रिकॉर्ड तोड़े। 53 कवानीन पास हुए सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो उसके अलावा फिर इस 15 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद जो असम्बली वजूद में आई, बहुत सी तारीख इसने रकम की। फिर कोरोना आया, पूरी दुनिया ने कोविड को फेस किया, फिर इसी दौरान फिर महंगाई हमने देखा कि अपनी अरूज पे हुई। तो फिर ये तमाम तर मामला होते रहे और बिल आखिर आज जो है ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको जो अलविदा कहा जाएगा, एक अलविदाई उनकी स्पीच भी होगी। उसके अलावा जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनका फ़ोटो सेशन होगा। तो इस तरह ये बहुत सी तारीख के हवाले से जो अहम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आज अलविदाई इजलास भी होगा 11 बजे वफाकी काबीना का। उसमें भी एक चीज़ है जाएंगी, अलविदाई इजलास तो होगा, लेकिन आप देखें कि आज असम्बली तहलील हो रही है और अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम ही फाइनल नहीं हो पाया है। फाइनल हो चुका है लेकिन अनाउंस नहीं किया जा रहा है। ये भी कल राना सनाउल्लाह साहब ने कि अनाउंस हो चुका है, जमातें एक पेज पर हैं और जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज नाम अनाउंस हो जाएगा। ये तो एक सियासी स्टेटमेंट लगती है ना, वरना आप देखें ना कि अब तक नाम अनाउंस हो चुका होता। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं है कोई छुपा के रखेंगे, क्या कोई दूसरी तरफ से कोई वोट ऑफ कोई नो कॉन्फिडेंस आने का खदशा है। नाम ही अभी तक अनाउंस नहीं हो चुका है। बहुत से नाम ऐसे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। इस असेंबली की एक और खास बात यह है कि इसमें जो अपोजिशन जमात थी, जो पहले की हुकूमत में जमात थी, वो बाद में अपोजिशन में तब्दील होगी। उसमें 120 से ज़ायद 125 से ज़ायद अरकान ने इस्तीफ़ा दिया और ये असेंबली अपोजिशन उस तरह एक ग्रैंड अपोजिशन तो नहीं कह सकते, अपोजिशन के बगैर चलती रही। जिसके बाद जो चंद अरकान थे उसमें राजा रियाज ने अपोजिशन वो लीडर बने, उन्होंने अपोजिशन को लीड किया और मामला को जिस तरह से चले और राजा रियाज के ओपोजिशन लीडर बनने के बाद बड़ी फ्रेंडली सी ओपोजिशन नजर आई और हमने देखा कि वो वाहिद ओपोजिशन लीडर हैं जब उनके इलाके में, उनके हलके में मौजूदा वज़ीर आज़म आते हैं तो वो उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। तो ऐसी फ्रेंडली हमें ओपोजिशन का हमें मुजाहरा भी देखने को मिला इसी पर। और ये बहुत अच्छा जेस्चर भी है। मुझे लगता है कि सबको इस तरह का जेस्चर देना चाहिए कि चलें इस बार हमें मौका नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम हमें मौका मिलेगा, हम गवर्नमेंट करने में आपका भरपूर साथ देंगे ताकि आप अवामी खिदमत कर सकें। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा नून लीग चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मौजूद हैं, जो कि नून लीग इंटरनेशनल अफेयर्स के जो है सरकर्दा रहनुमा भी हैं, सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज असम्बली तहलील होने जा रही है, क्या वजह है सर, क्यों अभी तक नाम फाइनल नहीं हो सका है, कुर्रा फाल किसके नाम निकलेगा, क्या इतलात हैं आपके पास? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। और बाकी अभी बात कर रही थी ये हमारी आपके साथी, बड़ी ज़बरदस्त थी कि भी कोई जेस्चर जो है ना, गुड जेस्चर भी होना चाहिए
और दुनिया में जो इंतखाबात होते हैं वो सिर्फ आपको मुंतखब होने के लिए और आपको एक डिसाइड करने के लिए कि कौन लीड करेगा, अवामी राय किसके साथ है, वो इसलिए होते हैं। वो होने के बाद अगले ही दिन हर बंदे की अपनी ड्यूटी है। अपोजिशन जो में बैठता है उसकी अपनी जिम्मेदारी है और जो हुकूमत में जाता है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो 5 साल दोनों के लिए होते हैं कि दोनों को देखा जाए कि किस तरह से जो है ना वो मुल्क को आगे लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा कि बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमें शर्मिंदा किया, अपने आप को फेल किया, इत्तेहादियों के साथ लड़ाइयाँ की और अपोजिशन के साथ 1 मिनट के लिए जो पहली स्पीच थी अपोजिशन लीडर की उस वक्त की, जब शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि चलें आए अब हम मिलके मुल्क के लिए काम करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन करते हैं ताकि हम मिलके इस मुल्क को आगे लेके चलें। तो उन्होंने उस वक्त जो है ना वो एक ना सुनी और वो मैं छोड़ूंगा नहीं और चोर डाकू जो गर्दान थी वो जारी रखी। फिर जब वो वजीर आज़म नहीं रहे तो अगले दिन जब कौमी असम्बली में उनकी अक्सियत नहीं रही तो जमहूरियत का तकाजा ये था कि वो कौमी असम्बली में बैठते, कौमी असम्बली में अपोजिशन को लीड करते। और आज जहाँ पे अब राजा रियाज साहब को फ्रेंडली अपोजिशन का ताना दे रहे हैं, वो खुद यहाँ पे कर रहे होते। तो ये शायद बाद में उनको एहसास हुआ था, जो 125 अरकान थे इस्तीफा जिन्होंने दे दिया पीटीआई वालों ने, बाद में आते रहे हैं स्पीकर के पास और वो कहते रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस ले लें, लेकिन और बड़ी जबरदस्त बाद में एहसास हुआ था। होता ये है कि जो लीडर जो होता है वो उन चीजों को लेके आगे चलता है जो आने वाले वक्त में कौम ने सामना करना होता है। लेकिन चूंकि भाई साहब जो है ना वो उनको कोई तजर्बा ही नहीं था, इसलिए हम उसको नलायक नाहम नकारा और पता नहीं क्या क्या हम नाहिल कहते रहते थे। अच्छा चौधरी साहब, ये असेंबली की बात कर लेते हैं, ये अभी जो 15वीं असेंबली है, बात को कंप्लीट कर लेने दें जो मैं अर्ज कर रहा था कि वो फिर बहसीयत अपोजिशन लीडर जो है वो भी उन्होंने वो सूबाई असम्बलियां तोड़ दी और अपना खुद इस्तीफे दे दिए। मकसद ये कहने का ये है कि बंदा जब कौमों की जिंदगी में इस तरह के वाकयात आते हैं तो उनसे सबक सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी तमाम तर जो है ना साजिशों के बावजूद टाइम तो गुजर गया, मगर आपने वो टाइम जाया किया, मुल्क का टाइम जाया किया, कौम का टाइम जाया किया, बहसीयत वज़ीर आज़म भी और अपोजिशन लीडर भी। अगर यही हम चौधरी साहब, मैं ये चाह रही हूँ, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि गुडविल जेस्चर दिखाते और अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। चौधरी साहब, इस असेंबली पर हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो 15वीं असेंबली है जो आज तहलील होने वाली है, इस पर कुछ कमेंट कीजिएगा। क्या क्या अप एंड डाउन्स देखे इस असेंबली ने? अगर हम बात करें आइन की, तो आइन की जो धज्जियां इस असेंबली में उड़ाई गई हैं उसकी मिसाल कहीं मिलती है आपको? देखिए, मैं तो इसको जिस नज़र से आप आ लेते हैं उस नज़र से मैं नहीं लेता। मैं तो ये कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी उम्र जो है वो 76 ईयर्स है टोटल पाकिस्तान की। हाँ जी, और दुनिया आप अमेरिका की उम्र देख लें और आप पूरी जमहूरी जो इसको देख लें, यूके को देख लें, आज भी वहाँ पे उनकी असम्बलियों में लड़ाइयाँ होती हैं और आइन और कानून जो है ना। लेकिन चौधरी साहब, वो तो बहुत पुरानी जमहूरियत की वो अक्कासी करते हुए मुल्क हैं, बहुत पुराने वो उनकी रिवायात हैं अपनी। लेकिन हमारे बाद ही चाइना आज़ाद हुआ था 1 साल के बाद, वहां पर देखें इस तरह के मामला नहीं देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश है, भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर देखें चांद पर कमंदे डाली जा रही हैं। सर, हमारा अभी तक यही फाइनल नहीं हुआ कि आइंदा इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे। तो हमने भी कमंदे तो हमने भी डाली हैं, कहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। देखिए मिनहासल कौम अगर हम सर हमने चांद चढ़ाए, कमंदे मेरे ख्याल से नहीं डालनी है। चौधरी साहब, आप देखें हालात कहाँ पर हैं, इलेक्शंस के हवाले से ही हम इसी चीज से बाहर नहीं निकल रहे। जी चौधरी साहब, कंप्लीट करें आप। बात ये है कि मिनहासल कौम अगर हम देखें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में तरक्की की है। कोई ऐसा शोबा पाकिस्तान का नहीं है जहाँ पे आपने तरक्की ना की। सर ज़राअत हमारा, ज़राअत बुनियादी हमारी मईशत का इन्हिसार, चौधरी साहब बात तो सुन लें। सर, ज़राअत हमारा मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर होता है, तो अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें गंदुम भी इम्पोर्ट करना पड़ती है। सर, बाकी इदारों का तो हाल ही आपके सामने है। आई एम नॉट हियर टू ब्लेम पाकिस्तान और पाकिस्तान की हर चीज को मैं
नाशुक्री करता रहूं। मैं जो सियासत के ऊपर बात करूंगा, और वो सियासत के ऊपर बात ये है कि हमें सबक सीखना चाहिए। जो आपने मुझे कंप्लीट नहीं कर, या तो आप मुझे बता देंगे जी मैंने ये कहना है तो मैं वो लुकमा अदा कर दूंगा, ऐसे नहीं है ना। मुझे मेरी बात तो सुनने दें और बात करने दें। जी आपने बात करनी है तो मुझे सुबह सुबह क्यों जगा दिया आपने? बात करें चौधरी साहब, बात करें सर, आपके पास ही है। मेरी बात सुनिए और मुझे बात करने दें। बात ये है कि हमें एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम ऐसा भी नहीं है कि हमने किया ही नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट होने से बचाया है। और ये जो सुबह से लेकर शाम तक हम कहते हैं कि रियासत जो है वो माँ जैसी है और रियासत को बचाना है आपने। चौधरी साहब ठीक है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, इसमें अल्लाह का लाख शुक्र है, लेकिन सर एक बात है, पाकिस्तानी अवाम डिफॉल्ट लाजमी हो चुके हैं सर। आप हालात देखें कहां तक जा चुके हैं। आप देखें, मेरी बात सुने, ये जो सिर्फ और सिर्फ ना आप मेहरबानी फरमाएं टीवी के ऊपर बैठ के भी पाकिस्तान की है ना जो पॉजिटिव पिक्चर है ना वो पेश करें। खुदा के लिए ये कितने चैनल्स वाले हैं, आपके जरिए मैं आपसे अर्ज करूंगा सर इन हालात में जो पॉजिटिव पिक्चर क्या बताएं। आप लाहौर में चले जाएं, कौन से होटल्स हैं, बड़े से बड़ा होटल, छोटे से छोटा होटल, पाकिस्तानियों से भरे नहीं पड़े। वो मुझे बताएं कि कितने परसेंट आवाम है? चंद एलीट क्लास को सर, चंद एलीट क्लास के लोग हैं जो नुमाइंदगी करते हैं। आप पूरे लाहौर को देख लें, जनूबी पंजाब देख लें सर, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। चौधरी साहब सर ये बिल्कुल भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती कि अगर चंद रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, वो तो सर चंद नैनो% हिस्सा है, वो नुमाइंदगी नहीं करते। चलें चौधरी साहब, वो एक अलग डिबेट में हम चले जाएंगे। चौधरी साहब बैक टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि आज 15वीं असेंबली तहलील होने जा रही है और इस असेंबली ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, उस हवाले से सर कमेंट कीजिएगा। मैंने अर्ज की कि जो हो सकती थी बहुत ज्यादा, हमें उससे सबक सीखना चाहिए और ऐसी जमात और ऐसे लोगों का इंतखाब नहीं करना चाहिए जिन लोगों का इस शोबे में जो एक्सपीरियंस ना हो। मैं ये अर्ज करने की, गैर सियासी लोगों को अगर आप खिलाड़ियों को उठा के कौमी असम्बली में भेज देंगे, फिर उसको लीडर बना देंगे, फिर उसको वज़ारत उज़्मा दे देंगे, तो भाई उसका तजर्बा ही नहीं था इस काम के लिए, आपका इंतखाब गलत था। चौधरी साहब सर माँ के पेट से तो सियासतदान कोई नहीं होता सर, कोई ताजिर आया है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया है। बात तो कंप्लीट करने दें। आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। ये क्या बात हुई यार? सर बात करें, मेरे मुंह में बात करें, अल्फाज तो ना डालें, और जब मैं बात कर रहा हूँ दरमियान में ना बोले सुबह सुबह जो है, अब मुझे तंग कर रहे हैं आपके। ये क्या बात हुई? मुझे बात करें सर, आपको डिबेट कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने प्लीज। जी, सुबह का टाइम है, हमें लोगों को अच्छी बात बतानी है, तो मुझे मेरी बात तो करने दें ना। सर करें, आप मेरी बात करने से रोक देते हैं मुझे। चौधरी साहब करें आप बात। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब हम अपना आइंदा आने वाले वक्त में जब हम अपना वोट किसी को कास्ट करें तो हम ये देखें कि इसका माजी क्या है, क्या ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है या ये उठ के आ गया है, बस इसकी ख्वाहिश अंदर हुई है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा और मुल्क को लेकर चला जाऊंगा। मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा कि जी हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब हमें इक़्तिदार मिला। तो मैं सिर्फ ये एक लफ्ज़ कहने के लिए कि हमें आइंदा आने वाले वक्त में अच्छे लोगों का इंतखाब करना है जो आपको और आपके मुल्क को आगे लेके चले। ये मेरा इसमें मैसेज है। और सर अच्छे लोग तभी आएंगे ना कि जब हमारी जमहूरी जो सियासी जमातें हैं उनमें जमहूरियत होगी। जब सर बाप के बाद बेटा आएगा, फिर बेटी आएगी, फिर नाना के बाद नवासा आएगा, चचा भतीजा की सियासत होगी, ताए भांजे की सियासत होगी, तो सर फिर कैसे हालात बेहतर होंगे, कैसे मैनेज होगा सर? बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे क्लियर करने दीजिएगा इसमें। और वो ये है कि एज लॉन्ग एज पीपल ऑफ पाकिस्तान वोटिंग फॉर देम, हाँ जी, उनका किसी का हमारा अख्तियार नहीं है कि आप उसको रोक सके। और वोट बैंक किसी को कहते हैं? वो जो लोग, जिन लोगों ने सारी जिंदगियां दे दी मुल्क को, कौम को, और उनको वो एक आधा काम मैंने किया, आधा काम अगला जो इससे कहा है मेरा बेटा करेगा। तो ये जो अगर वो काम करता है तो आने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, जनरल का बेटा जनरल, और बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, और दीगर शुबों में अगर उनके बेटे बन सकते हैं, जज का बेटा जज बन सकता है,
तो पॉलिटिशियन के ऊपर क्यों ये एतराज आप लगाते हैं कि नहीं जी आपका चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात कि वोट बैंक जिसका होगा, जिसको अवाम ये इख्तियार देंगे कि वो आएँ और अवामी नुमाइंदे बने, असम्बली में आके अवाम को रिप्रेजेंट करें। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान इन हालात में नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट एक मजीद बर्दाश्त किया लेकिन ऐसा एक चीज़ तो देखें ना, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, जमहूरियत है। हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी तो है नहीं है। अब बाप सिर्फ मेरिट एक ही है कि अगर बाप सियासतदान है तो बेटे ने भी आके लीड करना है। वर्कर ही रहता है सारी उम्र, तो ये आम वर्कर फिर कैसे एक अच्छा जो शख्स है, एक अच्छा पॉलिटिशियन कैसे निखर के सामने आएगा। खैर ये तो एक अलमिया है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का, और इसीलिए जमहूरियत के हवाले से हमेशा पाकिस्तान हमेशा आखिरी नंबर पर ही दिन जो है। और असेंबली में 11 बजे सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे और सारा दिन आज हम आपको अपडेट भी रखेंगे। फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको न्यूज़ मॉर्निंग में खुशामदीद कहेंगे और अब एक बार फिर हमने बात करनी है रिजवाना केस की। आए रोज़ इस केस में नई पेशरफ्त होती है, ये केस नया मोड़ ले लेता है। कल इस केस में एक नई वीडियो सामने आई थी और अदालत में वो वीडियो मुल्जिमा की जानिब से ही पेश की गई थी, यानी उनके वकील की जानिब से पेश की गई थी। गो कि अदालत ने उस वीडियो को तो कबूल नहीं किया, कहा कि जब तक तफ्तीशी इस वीडियो को पेश नहीं करेंगे इसको एज ए सबूत हम नहीं ले सकते। वीडियो बड़ी डिस्टर्बिंग है। 23 जुलाई की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि जिस तरह से रिजवाना से चला नहीं जा रहा है और वो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो आप देख सकते हैं कि रिजवाना की वालिदा उसे गाड़ी से उठा कर यहाँ सीट तक लाती हैं, बेंच पर बिठाती हैं। बेंच पर भी उसे लिटाने के लिए पिलो लेकर आया जाता है, कुशन एक वहाँ पर एक मर्द होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ये देखें आप, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस, या मुझे नहीं लगता इस तरह, ये नॉर्मल नहीं है, ये गैर मामूली सिचुएशन है कि बस वाले को रिक्वेस्ट की गई हो, गोद में उठाकर बस में बिठाया और माँ हाथ जोड़ रही है। ये देखें उसकी हालत ये हो चुकी है, उस बच्ची की कमसिन मुलाजमा की हालत ये हो चुकी है कि वो खुद से चलकर गाड़ी में बस में बैठ नहीं सक रही है। और उसके बाद उसकी जो वालिदा है वो बेचारी बेबसी की हालत में हाथ जोड़ रही है, उनकी मिन्नत समाजत कर रही है। बस को आप बेंच तक ले आए। बिल्कुल, ये देखें बस बेंच तक आई है और बच्ची को वहां से, ये देखें ये बंदा जो उठकर साइड पर बैठे हैं, कोई भी राहगीर हो सकते हैं, और वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये वालिदा हाथ जोड़ रही है, बिठाया गया है। ये आप इमेजिन करें कितनी डिस्टर्बिंग ये वीडियोस है। और मैं तो ये सोच रही हूँ क्या सोचकर मुल्जिमा ने ये वीडियो पेश की है। ये इससे तो नया रुख मोड़, ये कंफर्म हो गया भाई उस पर तशद्दुद हुआ है। और खातून आगे से कह रही है अदालत में कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, मुझे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। सिंपैथी को गेन किया जा रहा है, लेकिन इस फुटेज ने इसके बाद से तमाम तरकलई खोल कर रख दी है। अब ये ना तो पहला वाकया है, इससे पहले भी वाकयात होते रहे हैं। असल चीज़ आयशा ये है कि कौन सा एक ऐसा केस होगा जो कि एग्जाम्पल कायम करेगा, मिसाल कायम करेगा कि आइंदा से वाकयात ना हो। और मिसाल तभी कायम होगी जब कानून सही मानों में जो मुजरिमान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको कटहरे में सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा से वाकयात ना हो। वरना रिपोर्ट्स बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, कमेटीज़ बनती हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, और नतीजा कुछ भी नहीं होता। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए महविश कियानी साहिबा जो कि कारकुन इंसानी हकूक़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। महविश, आप लोग तो इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत से काम करते रहते हैं, लेकिन आपके भी इल्म में है रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद महविश उन वाक़यात की है जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो कैसे तमाम तर चीज़ों को देख रही हैं, बिलखसूस इस तमाम तर मामले में आपकी तंजीमों का क्या किरदार है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड टॉकिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू वंस अगेन। क्रेडिट गोज टू यू कि आप भी जो है रिजवाना के लिए आवाज़ जो है उठा रहे हैं। और बिल्कुल जैसे आपने अर्ज किया कि ये पहला केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेस और रिपोर्टेड केसेस की तो तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम जो समाजी कारकुन हैं हम यही कर रहे हैं कि जो लॉज बन गए हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि 4 अगस्त 2020 में ये नोटिफिकेशन आ गया था कि खास तौर पे इस्लामाबाद में 16 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची घरेलू मुलाजमा नहीं रख सकते, आप चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में इन्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आगाही हो। जब मास लेवल पे अवेयरनेस होगी, लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो ऑब्वियसली उन बच्चा या बच्ची को कोई हायर नहीं करेगा, या माँ बाप भी अपने बच्चों को खुद उसमें नहीं धकेलेंगे, बेशक गुर्बत ही क्यों ना हो, वो खुद काम करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ मिनिमम वेज और बहुत सारे इश्यूज लिंक्ड हैं।
और दूसरी चीज, हम बिल्कुल इसी तरह के केसेस को हम भी चाहते हैं कि हम कभी जोहरा के नाम पे इस केस को सुनते हैं, कभी तैयबा के नाम पे सुनते हैं, कभी नाम बदल जाता है तो रिजवाना आ जाती है, लेकिन नोयत उसी तरह की है और बच्चों की सिचुएशन आज भी वही है। तो हम इसलिए उस कानून की अमल दरामद के लिए काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, और उसके लिए हम मशकूर हैं कि क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और आप लोग अपना इसके अंदर रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो आप भी इस अवेयरनेस को हमारे साथ क्रिएट करें, और सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, खास तौर पे हमारे पार्लियामान में जितने लोग बैठे हैं, हमारे जुडिशरी में जितने भी लोग हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमें सबसे पहले उन्हें भी आगाही देनी है कि जो अशराफियां हैं उन्हें खास तौर पे ऐसे बच्चों को मुलाजिम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ये लॉज बनाते हैं, आप लोग इन लॉज को बेहतर जानते हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले आपसे शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा महविश, ये बताइएगा कि हम हमेशा से इन वाक़यात में, एक जिस तरह आपने कहा कि नाम बच्चियों के बदलते रहते हैं, जो मजलूम होता है, जो कमज़ोर होता है, नाम बदलते हैं, किरदार तकरीबन वही रहते हैं, वही ताकतवर है और वही ये सारी चीज़ें हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद जब केस चलता है, होता ये है कि जब सज़ा होने वाली होती है तो जो कमज़ोर होता है उसको बहला फुसला कर, लालच देकर, डरा कर, खौफ से उसको जो है ना केस वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, सुलह सफाई की तरह मामला चले जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की तंजीमें किस तरह उनके साथ खड़ी होती हैं? क्या बुनियादी काम होता है कि जो करने वाला होता है? जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम एक प्रेशर ग्रुप बनते हैं। हम लोग एहतजाज, जिस तरह से आपको पता है, प्रेस क्लब और डिफरेंट जगहों पे जाके एहतजाज इसीलिए करते हैं ताकि उनकी आवाज बन सके, उन्हें पता हो कि हमारी बैक पे कोई है। और हम लोग स्टेट को इसके लिए जो है जोर उन्हीं पे दे रहे होते हैं कि जो स्टेट है वो मुद्दई बने उनके केस में, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि सेटलमेंट हो जाती है, ताकि इस तरह की सेटलमेंट ना हो और उनकी जो है वो पावरफुलनेस भी उनकी बढ़ जाए और वो इस केस को आगे परसू कर सकें ताकि जस्टिस सर्व हो। और दूसरी बात यही है कि हम उन केसेस को साथ साथ परसू करते रहते हैं, जुडिशियल ट्रायल में भी हम उन्हें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी चीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो हम उन्हें जुडिशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इवन तैयबा का केस बहुत बड़ी एग्जांपल था कि सिविल सोसाइटी हर जगह पे साथ थी, और अभी भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि पहले हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते रहे हैं, हम चाहते थे अरेस्ट हो, ये एक अच्छी अमल दरामद थी, लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अरेस्ट हो जाना काफी नहीं है। हम जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता हम उनके साथ हैं, जब जब उनका ट्रायल हुआ करेगा तो हम जुडिशियल ट्रायल के लिए अच्छा महविश, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे वाकयात होना तो बंद नहीं होते हैं, और अभी जैसे आप भी बात कर रही थी और वजाहत ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं, रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, लोग 100 रीजंस होती हैं वो मामलात को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि छोटे से छोटा मामला भी रिपोर्ट हो और इतनी सख्त सजाएं हों कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो सके? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि लॉ देखें ऑलरेडी जहाँ पे है, हम हेविली जो है लॉ हमारे पास है पूरे पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर, लेकिन उसकी अमल दरामद के अंदर हमें काम करना है। और तो आपकी तंजीमें उन पर अमल दरामद करवाने के लिए किस तरह से प्रेशर ग्रुप का काम कर सकती हैं कि एटलीस्ट सिर्फ मुल्जिम गिरफ्तार ना हो, जो लॉज मौजूद है उन पर अमल दरामद हो? जी बिल्कुल, तो हम लोग इसीलिए, जैसे मैंने पहले भी फरमाया कि पार्लियामेंटेरियन सबसे पहले हमारे साथ, और हम उनके साथ एडवॉक्सी करते हैं ताकि अवेयरनेस का लेवल जो है बढ़ाया जा सके। फिर हम इस तरह के मौशरती निज़ाम और समाजी जो है उनके निज़ाम उनको शुरू करते हैं, ऐसे प्रोग्राम शुरू करते हैं कि जिनमें आम लोगों को इसके बारे में आगाही दी जा सके, उनको पता हो कि आपके ये हकूक हैं और ये जो आपका लॉ है बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको इस तरह से ये लॉ प्रोटेक्ट करता है, ताकि जब उन्हें अपने हकूक के बारे में पता होगा तो ऑब्वियसली वो आवाज भी उठा सकेंगे और वो दोबारा से बच्चों को इस तरह की दलदल में नहीं भेजेंगे। अब जैसे पता है आर्टिकल 25 है यहाँ पे मौजूद है कि 5 से 16 साल का बच्चा मुफ्त पर लाजिम तालीम हासिल कर रहा होगा, तो हम उसके बारे में सबसे ज्यादा आगाही जो है फैलाएं और माँ बाप को भी बताएं, बच्चों को भी बताएं। अच्छा महविश, बिल्कुल आपने बजा कहा। अब ये बताएं कि कवानीन तो मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। पहले मरहले में आप ये बताइएगा, क्या कवानीन हमारे इतने मजबूत हैं कि जो मुल्जिम होता है, जो मुजरिम होता है, उनको इबरतनाक सज़ाएं दी जाएँ? वरना अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर तो ऐसे कवानीन हैं जो बेलेबल होते हैं और मुजरिम जो है या मुल्जिम बड़े आराम से अपनी ज़मानत करवा लेता है, सेटलमेंट हो जाती है। आप क्या समझती हैं, मसला लेजिस्लेशन का है या फिर कानून तो मौजूद है, मसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है? जी, कानून बिल्कुल मौजूद है, और जैसे आपने फरमाया ये जो चाइल्ड डोमेस्टिक लॉ जो हमारा बिल है और जो लॉ है
ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल बिल है हमारा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो असर रसूख रखता है तो वो हमेशा चोर रास्ता निकाल लेता है, और इसीलिए हम इसके खिलाफ भी हैं कि इसके ऊपर ना जमानत हो सकती है, बल्कि इसकी अमल दरामद को हमें सख्त से सख्त तरीन बनाना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि फिजिकल रिमांड में किस तरह से उन्हें छूट दी गई है, तो क्या किसी आम इंसान को इस तरह से छूट दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम लोग मसावी इंसाफ सबको प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं इसमें क्योंकि जो मुलजिमा जो बच्ची थी वो उसकी उम्र 14 साल है, बताया ये गया था कि 16 साल है, ये मुलजिमा का बयान भी सामने आया है। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है कि वो इतने कम उम्र, पेरेंट्स को तो उसकी एक्चुअल एज पता थी कि वो 13-14 साल की बच्ची है, उनको मुलाजमत पे बच्ची को भेजना चाहिए था, 6 माह की बच्ची है, उसके लिए क्या कवानीन मौजूद हैं कि ये तो चाइल्ड लेबर के जुमरे में आता है कि आप इतने छोटी बच्चे से काम करा रहे हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें 10-10 साल के बच्चे लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, उस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बात वही आ गई कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी बनती है, और ये ट्रैफिकिंग का केस बनता है। और एंटी ट्रैफिकिंग इन पर्सन के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो वालिदैन को भी इसके जो है जुमरे में लाया जा सकता है, और उनके खिलाफ भी केस होगा कि उन्होंने एक मासूम बच्ची को जो कि अंडर एज थी उसको वहां पे मुलाजमा क्यों रखवाया, और उससे बदले में कोई राब्ता भी नहीं किया, उन्हें राब्ता भी नहीं किया 6 माह के लिए। बिल्कुल, तो हम सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप के जो है लेवल पे बहुत बड़ी कोताही है कि पूरे 6 माह के लिए आपने देखा सुना नहीं। उस बच्ची को इस हालत में पहुंचाने में माँ बाप का भी उतना ही किरदार है जितना कि जो अक्यूज्ड हैं उनका है। ठीक है। अच्छा महविश, आप क्या समझती हैं, वैसे तो जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, वहाँ पे तो ये कानून होता है कि जो कमज़ोर होता है, जिसके साथ जुल्म होता है, अगर उसके अंदर सकत नहीं है मुकदमे की पैरवी करने की, अपना केस लड़ने की, अपनी आवाज़ उठाने की, तो उसको इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए वहाँ पे जो रियासत होती है वो उनकी मदद करती है। रियासत आगे आती है और मज़लूम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखती है, उसके ज़ख्मों पर फावा रखती है। अब आपको क्या लगता है, क्या इस मामले पर या ऐसे जितने भी कवानीन हैं, ऐसे जितने भी केसेस हैं, रियासत को फरीक नहीं बनना चाहिए ताकि ताकतवर मज़लूम को बिठा कर, डरा कर, लालच का और उसका खौफ दिलाकर उसको यानी कि सेटलमेंट ना कर ले उसके साथ? बेशक, देखें कि जैसे आपने फरमाया कि असूली तौर पे तो यही बनता है, और जो हम बाकी प्रैक्टिसेस भी देखते आए हैं, होना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम भी आवाज उठा रहे हैं, आप भी जो है इस तरह से आवाज उठा रहे हैं, तो हमें इसी का जो है आवाज बनना चाहिए। और बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि शायद हमारे इस तरह से वॉइस रेज करने से हुकूमत तक ये बात जाए और वो इसमें फरीक बने और दस्ते शफकत उनके ऊपर रखें और उस बच्ची के हाल पे जो है रहम खा के उसके इंसाफ के लिए वो भी लड़ें। बहुत शुक्रिया। महविश कैनी, कारकुन इंसानी हुकूक, हमारे साथ मौजूद थी। बिल्कुल जो उन्होंने सही बात फरमाई है कि वालिदैन के खिलाफ भी उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप 13-14 साल की बच्ची को काम पर भेज रहे हैं, 6 महीने तक आपने कोई राब्ता नहीं किया। मुजरिमाना गफलत बिल्कुल है। और ये कि जब इलाके में कोई खूनख्वार दरिंदा आ जाता है तो आप खूनख्वार दरिंदे को तो नहीं समझा पाते हैं, आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, खुद प्रोटेक्ट होते हैं उससे और हिफाजती इक़दामात की तरफ जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के दरिंदे बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, हज़ारों केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। और बिल्कुल इसमें जो भी मुजरिमाना गफलत है जिसकी भी तरफ से हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात की महविश ने कि जो मीडिया है वो इसको हाईलाइट कर रहा है, और शायद मीडिया के हाईलाइट होने की वजह से ही जो मुलजिमा सोमिया है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। बिल्कुल, मीडिया बहुत बड़ी कुव्वत है और मीडिया की ही आवाज़ है कि अरबाब इख्तियार को उन्होंने मजबूर किया है कि इन मुलजिमान को, इन ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में लेकर। और हम लोग इस तरह के मामला हमेशा उठाते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आए रोज़ हम एक ऐसी वीडियोस देखते हैं, ऐसी फुटेजेस हमारे सामने आती हैं जिससे जो हमारी एलीट क्लास है या बिगड़े नवाब हैं उनकी ज़हनी हो जाते हैं, वो उनकी जो ज़हनी हालत है उसकी अक्कासी होती है। कल भी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने देखा था कि एग्ज़िट वे से एंट्री कर रहे थे 4-5 बिगड़े नवाब कह लें, अब लड़के कह लें, ओबाश चंद अमीरज़ादे कह लें, उन्होंने उस पर पार्किंग वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया था। और अब भी डिफेंस की ही ये फुटेज हमारे सामने आई है, आपको वो फुटेज भी दिखाते हैं। वहाँ पर भी एक जो पार्किंग मुलाजिम है
उसकी गुस्ताखी ये थी, उस बेचारे ने थोड़ी सी जुर्रत ये की कि गाड़ी गलत पार्क की थी, तो उसने उनको कहा कि गाड़ी अपनी सही तरह से पार्किंग करें। तो उसने ये जो उनकी शान में गुस्ताखी की ना, वो उनको इतनी नागवार गुजरी कि अब ये देखें कि उस एक निहत्ते शख्स को, एक गरीब शख्स को ये किस तरह 4-5 लोग उसकी जो है ना दुर्गत बना रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। कोई पहला वाकया नहीं है। हम कल अभी बात कर रहे थे और डिफेंस का ही वो इलाका था जिसमें वो एग्जिट पॉइंट से बंदे एंटर होने की उन्होंने कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोका है। और वेरी नेक्स्ट डे एक और ऐसा केस सामने आ जाता है। ये पोर्श इलाका है जहाँ पर समझा जाता है कि एलीट क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ी अच्छी हाई प्रोफाइल लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन ये कल की फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें तो ये हुआ है कि FIR दर्ज हुई है और 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, जो कल वाला मामला था। DIG अली नासिर रिजवी साहब ने बाकायदा इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी आयशा, उन्होंने कहा कि हमने इस तासुर को गलत करना है कि इस मुल्क में जो ताकतवर है उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता है। और हकीकत भी यही है, अभी तक जितने भी वाक़यात ऐसे हमने देखे हैं, ताकतवर गिरफ्तार अगर हो भी जाए मीडिया की वजह से हाइप क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन वाक़यात को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। और अब हमारे इदारों की बहुत बड़ी आजमाइश है कि इनको निशान इबरत बनाया जाए। अच्छा, जो आज का जो वाक़या है, जो डिफेंस बी में पार्किंग मुलाजिम पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, उसमें मामला ये था कि पार्किंग कंपनी के मुलाजिम ने जब मना किया कि आपने गलत पार्किंग की है, यहाँ से गाड़ी हटा लें, ये पार्किंग की जगह नहीं है, तो पहले कोशिश की, पहले खुद मारने की कोशिश की। जब खुद वो कामयाब नहीं हो सका तो फ़ोन करके उससे अपने गार्ड्स को बुलाया और उसके गार्ड्स ने उस बंदे के साथ अच्छा अब ये देखेंगे जो फुटेज में तशद्दुद हो रहा है, ये बेसिकली एक ना एक ख़ास खसूसी एक माइंडसेट है ना, जो समझता है कि ये जो मुल्क है ये हमारे बाप का मुल्क है और कानून हमारे घर की बांदी है, हमारे घर की लोंडी है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि हम ताकतवर हैं, हमारे पास पैसा है, तो पुलिस क्या, बाकी इदारे क्या, सब हमारे मातहत हैं। यही माइंडसेट है जो उनको इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मजबूर करता है। अच्छा, आपको याद होगा कि पहले इस तरह के वाक़यात हॉस्पिटल्स में बड़े पेश आते थे, यानी अगर जो भी उनका पेशेंट था उसकी कभी डेथ हो जाती है या 100 रीज़न हो सकते हैं, और वहाँ पर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ही मारपीट शुरू होती थी, तो इतना सख्त कानून हरकत में आया कि 5-5 साल कैद की सज़ाएं, लाखों रुपए जुर्माना, और हर हॉस्पिटल के बाहर वो लिख कर लगाया गया है कि अगर आप इस तरह का वायलेंस करेंगे तो उसका ये अंजाम है। और अब ऐसे केसेस ख़त्म हो गए हैं। यानी अगर आप इस पर भी बहुत अच्छा कोई अपना लेजिस्लेशन तो होती हैं, लेकिन अगर आप उनको हरकत में ले आएँ, उनको इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें, तो इस तरह के वाक़यात भी रुक सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, हमें हमारे शायद खुसूसन बहैसियत कौम नेशन, हमारी तरबियत ही ये नहीं की गई है कि हमने खुशी के मौके पे कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई मसला हुआ है, कोई गमी आई है, तो उसका कैसे हमने इजहार करना है। मसलन अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, अब योम आज़ादी करीब है, 9 अगस्त हो चुकी है, आज 1 हफ्ते बाद योम आज़ादी है। अब आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो एक तो मुख्तलिफ तरीके हैं ना अपने इजहार करने का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का। हमारे यहाँ जश्न का तरीका क्या है, योम आज़ादी कैसे मनाते हैं, वन विलिंग करके। और वन विलिंग मुझे नहीं पता, ये वन विलिंग के अलावा छोड़ें, ये बाजा कल्चर कहाँ से आया है? योम आज़ादी का और बाजे का क्या ताल्लुक है? क्या 1947 में कोई बाजे बजाकर पाकिस्तान आज़ाद करवाया गया था? बच्चों का साइज चेक करें और वो बाजों का साइज चेक करें, और जो नॉइस पोल्यूशन होती है, जो कानों में आके ये बाजे बजाते हैं, यानी वो छुट्टी का दिन, वो 14 अगस्त का दिन हमारे बड़ों को चाहिए भाई, उनको बताएं, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखाएं कि कितनी मुश्किल से, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये वतन हासिल किया है। और जो हमारे शौहदा हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, तो हमें ये अलग वतन नसीब हुआ था। और ये वन व्हीलिंग वालों को देखें ज़रा, ये इस तरह मनाते हर 14 अगस्त को आप देखें कि सैकड़ों लोग वन व्हीलिंग के बाइस सैकड़ों घर उजड़ते हैं, नौजवान जो हैं वो जाँ भाग होते हैं। अब पता नहीं ये योम आज़ादी का वन व्हीलिंग से, इन बाजों से क्या ताल्लुक है? ऐसा लगता है जैसे ये योम आज़ादी नहीं है कि बाजा डे है। अच्छा, वैसे तो हमारी मेरा ख्याल है हुकूमतों को चाहिए इसको बाजा डे ही डिक्लेयर कर दे, जितने बाजे बजाकर। और लिटरली आयशा के फैमिलीज उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, इतनी हूटिंग होती है सड़कों पर, हुल्लड़बाजी होती है। को जो मीनारे पाकिस्तान में जो वाकयात हो चुके हैं, खातून टिकटॉकर के साथ, वो सारी बात छोड़े, वो देखें, वो कुत्तों के कानों पे रख के बाजे बजाए जा रहे हैं और वो डर कर भाग गए हैं। आप अंदाजा करें, मुझे समझ नहीं आती हंसा जाए या रोया जाए। इनको मिलता होगा बाजा बजा के, या फिर वन
फीलिंग करके क्या इनकी जहनी तस्कीन होती होगी? अब ये छोटे बच्चे जिनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, उनके हाथों में पेरेंट्स भी बाजे थमा देते हैं। शायद यही तरीका अब रह गया है हमारे इजहार आज़ादी का कि हम बाजे बताएं कि हमारा मुल्क किस तरह आज़ाद हुआ था। बाजे बजा के, बाजे बजा, ब्रेक लेते हैं, बाजे बजा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से तो वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसे भी हैं जो अपनी ज़ात में ही एक इदारा हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत आमिर शहजाद जो कि मारूफ साइकिलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग आमिर, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर, सयाहत के फ़रोग़ के लिए जिस तरह आपने साइकिलिंग को अपना ज़रिया बनाया इसकी प्रमोशन के लिए, इसके पीछे मोटिव क्या है? आखिर साइकिलिंग ही क्यों की और अब तक साइकिल पर कहाँ से आप अपने टूर्स का आगाज़ कर चुके हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मेरा इस टूर का जो मकसद है वो जिस तरह मैंने बताया, हर जगह बताता हूँ कि सियाहत का फ़रोग़ है। और पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जिस तरह यहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल थी, तो मैं ये टूर का मकसद ये था, इस चप्पा चप्पा मैंने पाकिस्तान का देखा है साइकिल पे, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत, यानी दुनिया को पैगाम जाए कि हमारा मुल्क महफूज है, एक अकेला बंदा भी सफ़र कर सकता है। तो ये इस साइकिल का मकसद था। ये सारे दूर दराज के जितने एरियाज़ हैं ये साइकिलिंग पर ही आपने हाँ जी, मैं दुनिया का पहला साइकिलिस्ट हूँ जो 16,000 फीट हाइट पे गया हूँ ज़िला गांची गिलगित बल्तिस्तान में। और उसके अलावा पीर चनासी 7,900 फीट पे गया हूँ। अपर नीलम गाँव है कश्मीर में। इस पर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? साइकिल पे इतनी ऊंचाई चढ़ना इज नॉट एन ईजी टास्क। अच्छा, मुश्किलात तो होती हैं सफ़र में, लेकिन ये होता है कि जब लोग मोहब्बत देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो सारी थकावट जो है वो उतर जाती है। अच्छा, फिजिकली कितना ये ज़रूरी है? इतना एक तो चढ़ाई चढ़ना, वॉक करना ही एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आप साइकिल पे जाते हैं तो वो कितना अच्छा होता है? उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं आप जो फील करते हैं? अच्छा, ये साइकिल पे एक तो अमन के हवाले से पैगाम देना था, दूसरा साइकिल जो है ना ये सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसका मतलब आप देखें, आप हर बंदा इंजन वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये भी पैगाम दे रहा हूँ कि जो लोग करीब कहीं दफ्तर जाते हैं वो साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके दो तीन फ़वाइद हैं। एक तो साइकिलिंग से आपकी पैसों का ज़या नहीं होता, पैसे बचते हैं, कोई फ्यूल नहीं लगता। फिर दूसरा, एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो साइकिलिंग करते हैं ताकि आपकी जो एयर पोल्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ऑफिस साइकिल पर जाते थे। जी बिल्कुल, और यानी ये एक माहौल दोस्त चीज़ है, ये भी पैगाम मेरा था। उसके बाद मैंने फिर ईरान, अफगानिस्तान साइकिल टूर किए। और जब अफगानिस्तान भी आप? हाँ जी, अफगानिस्तान गए हूँ और वहाँ मैं, वो बड़ा दिलचस्प सफ़र था क्योंकि उसी वक्त ही अमेरिका, क्या शेयर कीजिए वहाँ का। अब वहाँ एक दफ़ा मुझे उन्होंने, हमारी जो एजेंसी है ISI, उसके यानी एजेंट के इल्ज़ाम में मुझे उन्होंने हिरासत में ले लिया था। अच्छा, कि ये जाहिर है वो ISI का कोई एजेंट है? हाँ जी, हाँ जी, 2 दफ़ा बल्कि हिरासत में उन्होंने लिया अफगानियों ने। हाँ जी, एक दफ़ा मुझे पता था कि ये अफगानी इंटेलिजेंस है, लेकिन एक दफ़ा मुझे लगा कि एक तंजीम है दैश के नाम से, कि शायद उन्होंने, क्योंकि वो अफ़गानी फोर्सेस जो थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ना दैश के टारगेट पे हो। तो जब अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद वो जो उनकी बात थी ना कि तुम दैश के टारगेट पे हो और वो मतलब हमारा इमेज ख़राब करने के लिए इस तरह की यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं उनके हाथ लग गया हूँ। तो फिर रात उन्होंने मुझे रखा और खातिर तो आदा की खिदमत की आपने। वो जो रात थी काफ़ी मुश्किल रात थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जब पकड़ा तो मतलब पकड़ के बस कमरे में ले जा के उन्होंने मुझे वो स्टील की कड़ियाँ वगैरह लगा दी, और ठंड थी उन दिनों। तो वो ये किस टाइम की बात कर रहे हैं आप? ये तकरीबन प्रीवियस गवर्नमेंट की या अब इस टेन्योर में जो वहाँ की? नहीं, अभी जब ये तकरीबन 6-7 महीने हुए। अच्छा, ये तालिबान गवर्नमेंट की? हाँ जी, हाँ जी, तालिबान। अच्छा, फिर तो वो रात को जो कड़ियाँ थी वो ठंडी हो गई। कड़ियाँ ठंडी जो वो उन्होंने मुझे लगाई थी ना, वो मुझसे बहुत डरते थे। वो समझते थे कि शायद कोई फोर्सेस आ जाएंगी और मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगी, और मेरे पास कोई GPS है। और लेकिन जब बाद में उन्होंने तस्दीक कर ली तो फिर उनका रवैया बहुत अच्छा रहा और उन्होंने मुझे बड़ा ख्याल रखा। कैसे ख्याल कैसे रखा? मतलब फिर उन्होंने एक ना आगे जितने भी शहर थे, जैसे गजनी शहर है उनका, वहाँ उन्होंने वहाँ की जो इंतज़ामिया उनको आगाह किया कि इस तरह एक साइकिलिस्ट आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं और उनका ख्याल रखें।
तो फिर उन्होंने मेरा बहुत ख्याल। अच्छा, यानी अफगानी मेहमान नवाज है बहुत। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वैसे बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान के सफ़ीर अबैदुल्लाह नज़मानी साहिब हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे वेलकम किया काबुल में। अच्छा। और उसके अलावा वहाँ के जो वज़ीर दाखिला और ख़ारजा अमूर के इंचार्ज हैं, वो उन्होंने मुझे मुल्ला आरिफुल्लाह साहब, उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया अपने दफ्तर, और जो वो वाक़या हो चुका था उस पर माजरत की। अच्छा, आप वीज़ा लेकर गए थे प्रॉपर या सिर्फ चहलकदमी करते करते आप अफगानिस्तान मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा होता है, और मैं कोशिश यानी वहाँ के जो सियाहत के इदारे हैं उनको आगाह भी किया जाता है। लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात इदारों का आपस में राब्ता नहीं होता, तो वो फिर। अच्छा, अभी आप सिर्फ अकेले जाते हैं या आपके साथ कोई ग्रुप होता है? मैं अकेला ही होता। क्या प्लान है आपका, कोई ग्रुप बनाने का प्लान है? नहीं, जिस तरह मैं टूर कर रहा हूँ, मेरा इरादा है कि मैं पूरी दुनिया का विजिट करूँ साइकिल पे। आपने उसका मैंने नाम रखा। चलिए, अल्लाह करे आप अपना विजिट पूरा करें पूरी दुनिया का। अच्छा, आमिर ये बताइएगा कि शबानो, तो वो जो मेरी शबानो है, मैं आपने परचम के साथ, आपने परचम के दोबारा नाम बोलिएगा साइकिल का। शबानो। ये क्या सोच के नाम रखा है इसका? ये मेरे दोस्तों की शरारत है, और ये किसी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप जब ये आपने इस चीज़ का आगाज़ किया, जब आप बाहर के ममालिक में जाते हैं, आप तो पाकिस्तान का रोशन चेहरा है ना, अमन के सफ़ीर बनकर बाहर जाते हैं, तो कैसा वेलकम किया जाता है, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है कि जब उन्हें पता लगता है कि एक शख्स तने तनहा साइकिल पर यहाँ तक सफ़र कर रहा है? बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जब अभी मैं ईरान गया हूँ, तो शायद जितना लोगों ने मेरा वहाँ माथा चूमा है, इतना मेरी माँ ने भी नहीं चूमा होगा पूरी ज़िंदगी में। तो बहुत प्यार देते हैं, और यही जो उनकी मोहब्बत है वो मुझे थकने नहीं देती। और कितना टाइम लगा आपको पाकिस्तान से ईरान जाने में साइकिल? मुझे तकरीबन ये 2.5 महीने का ये टूर था सारा, यानी क्योंकि मैं जंग से मेरा ताल्लुक़ है। रूट कौन सा लिया था आपने? मैं जंग से डेरा गाजी खान बलूचिस्तान के इन इलाकों से होता हुआ, क्वेटा से होता हुआ, ताफ्तान बॉर्डर से, फिर उनके। मुझे ये बात बताएं कि एक साइकिल पर ज़्यादा राह भी रखना होता है, आपने सफ़र में चेंज करना है, इतने लंबे सफ़र पे जाना है, तो एक साइकिल पे कितनी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, साथ क्या कुछ कैरी करते हैं आप? अच्छा, उसमें मेरा कुछ सामान, वैसे तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पे अपना टेंट रखा होता है, कुछ ड्राई फ्रूट रखा होता है, क्योंकि कहीं कहीं होटल नहीं मिलते, तो इस तरह की ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं। तो साइकिल पर सारी चीज़ें आ जाती हैं? हाँ जी, आ जाती हैं। सही। मज़ीद क्या आपके इरादे हैं? अब मुस्तक़बिल करीब में कहाँ जाने का आपका इरादा है? इरादा तो मेरा अभी वर्ल्ड साइकिल टूर की मैं तैयारी में हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान का पहला सियाती मैप बना रहा हूँ, जो बिल्कुल डिटेल में मैप होगा, यानी हर ज़िले का अलग मैप होगा। जो सियाहों की नज़र से ओझल इलाके हैं वो उसमें मेंशन होंगे, और मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का मैं अलग मैप बना रहा हूँ, और जिसका आगाज़ मैंने अभी अगस्त में ही किया है नीलम वैली आज़ाद कश्मीर से, जो महकमा सियाहत और टूरिस्ट पुलिस की मदद से और पाकिस्तान आर्मी की मदद से मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, और तकरीबन यानी हर गांव जो है उसमें उसका तफसील से डिटेल है। तो मतलब ये मुकम्मल कब तक होगा मैप आपका? ये हर डिस्ट्रिक्ट का चूँकि मैं अलग बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे अभी नीलम वैली का जो है वो तो अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा, और इसी तरह फिर एक तजर्बा भी हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का कोई मैप आ रहा है। पहले जो मैप है वो डिटेल में मैप नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट। दिन में आप कितने घंटे साइकिलिंग करते हैं, और कहीं रात में स्टे करना हो तो वो क्या प्लान होता है आपका? मैं रात में, एक तो लोग मेहमान नवाजी करते हैं, कभी कभार होता है कि होटल में ठहरना पड़े, और मैंने ईरान में तो वैसे चूँकि 200 किलोमीटर तक आबादी नहीं है, 150-200 किलोमीटर तक, वहाँ मुझे कैंपिंग करनी पड़ती थी। उसके अलावा ईरान में? हाँ जी, ईरान में, क्योंकि आबादी नहीं है, और जहाँ आबादी है वहाँ लोग मेहमान नवाजी करते हैं, इदारे मेहमान नवाजी करते हैं, पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, वहाँ के लोग तो मेहमान नवाजी करते हैं। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान का एक नाम रोशन कर रहे हैं, आप वहाँ अमन के सफ़ीर हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जो ऑफिशियल्स हैं या टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो आपको ऑन करता है, उनके साथ आपका रब्ता होता है? हाँ जी, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों के साथ मेरा रब्ता होता है, और वो जगह जगह मुझे वेलकम भी करते हैं, और मतलब हर तरह की जो सहूलतें। अच्छा, फंडिंग वगैरह अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपने इतना 1.5-2 महीने के सफ़र पर निकलना हो तो आपको ऑब्वियसली पैसे भी चाहिए, कोई आपको प्रॉपर कहीं से फंडिंग होती है या सारा आप एक्सपेंस खुद बेयर करते हैं? ये जो मेरा शौक़ है ये मैं खुद ही करता हूँ, और अभी जो वर्ल्ड टूर में कर रहा हूँ ये भी मैं यानी अपने सेल्फ पे कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड टूर के बारे में बताइएगा, कहाँ से शुरू होगा, होता क्या है? ये मेरा टूर इंशाल्लाह लाहौर से शुरू होगा, और लाहौर से मैं ईरान जाऊँगा, ईरान से तुर्की जाऊँगा,
और इसी तरह फिर आगे मैं सफ़र करता हूँ। अच्छा, वर्ल्ड टूर में कितनी कंट्रीज़ हैं जिनका आप विज़िट करेंगे? अभी जो मैं कर रहा हूँ तकरीबन इस रूट पे जो मैं कर रहा हूँ 10 मैंने टारगेट किए हुए हैं। और मंजिल क्या होगी आपकी? मतलब अभी मैं जाऊँगा ये जो रशिया से, ईरान से, जो रशिया से रियासतें अलग हुई थी, ताजिकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान, हाँ जी, इनसे होता हुआ फिर वापस ईरान आके वहाँ से तुर्की जाऊँगा। उसके बाद नजफ़ अशरफ जाऊँगा, यानी इराक़ में जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ हाज़िरी दूँगा। शाम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के मज़ार वहाँ पे हाज़िरी दूँगा। उसके बाद फिर मैं मक्का की तरफ जाऊँगा और वापसी पे मैं जो UAE की रियासतें हैं वहाँ से होता हुआ फिर वापस। और कितने टाइम लगेगा आपको इसमें? ये तकरीबन 9 से 10 मंथ का जो मेरा सारा टूर है। तो वीज़ा प्रोसेस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो हमारा वजारत ख़ारजा है वो मतलब काफ़ी मुझे उस हवाले से गाइड करते हैं और मदद मिलती है। और अब जब से यानी लोग जानने लगे हैं तो अब तो जो मुख्तलिफ ममालिक के हैं इदारे वो भी मुझसे रब्ता करते हैं। तो इन तमाम तर अपने टूर्स को मेमोरी के तौर पे कहीं सेव भी करते हैं? कोई वीडियो? मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैं लिखारी भी हूँ। और इस टूर का मकसद जो है ना, वो एक तो मुझे लिखने का शौक़ था, ये भी एक वजह बनी मेरे बाहर निकलने की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो कुछ लिखूँ और लिखने के लिए या तो आप पढ़ें कुछ या कुछ देखें। तो मैं उसको किताब भी शक्ल भी दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। सफ़र ज़िंदगी है के नाम से मैं एक किताब भी मेरी आ रही है बहुत जल्द। तो ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र ज़िंदगी है, सफ़र ज़िंदगी है, इस नाम से आपकी किताब भी आ रही है। तो वीडियोस वगैरह बनाते हैं? कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ जी, व्लॉग्स वगैरह अब शुरू किए, पहले नहीं था, क्योंकि अब ये ज़रूरी चीज़ है। वो ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, घर वाले नहीं कहते कि यार किन कामों में पड़ गए हो, कि काम करोगे, हमें पैसे कमा के दो, हमारा पैसा लगवाई जा रहे हो? घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? घर वाले शुरू में तो उनको होता था कि जब मैं निकला था पहली बार तो उनको था कि शायद यहीं मुल्तान से वापस आ जाएगा। ऐसे कहता कि मैं ईरान से होकर मुल्तान का शिकार। नहीं, उस वक्त मैं नेशनल साइकिल टूर पे था, लाहौर से कराची जा रहा था। अच्छा। तो जैसे ही वो उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मुल्तान से वापस आ जाएगा। और कुछ तो लोग पहले मजाक भी उड़ाते थे कि ये ऐसी बातें करे थक जाएगा वापस आ जाएगा। हाँ जी, नहीं, कुछ मजाक भी उड़ाते थे कि शायद ये साइकिल जो है किसी गाड़ी पे रखता हो और फिर वो आपकी सेहत को देकर बात करते हैं। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा भाई आपने जो इस मुसम्मम इरादे से बंदा निकला तो फिर उनको यकीन हो गया। चले अपना यूट्यूब भी बता दें देखने वालों को। जी, अमान ऑन बाइक के नाम से मेरा चैनल है और सब लोग सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह बिल्कुल मैं अपने साथ जिलाली परचम के साथ दुनिया को यही पैगाम दे रहा हूँ कि वो आए और हमारे खूबसूरत ये इलाके देखे, हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो। टूर का मेन मकसद ही यही। अच्छा, वैसे कभी रात में कहीं स्टे करना पड़े, जैसे आपने बताया 200-200 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं, कोई बंदा नजर नहीं आता, तो वहाँ डर तो लगता होगा थोड़ा बहुत? नहीं, डर वैसे तो जब आप सफ़र में होते हैं तो मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह के वली भी मिलते हैं और सुअर भी मिलते हैं, तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तो लेकिन ये है कि जब एक इरादा कर लिया है कि ये चीज़ मैंने करनी है तो फिर कैसा खौफ, मतलब। और कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ये 22 फरवरी 9 फरवरी। वैसे आइडिया आया कहाँ से था आपके माइंड में? मैं लिखने का मुझे शौक़ है, तो जिस तरह मैं बता रहा था, और लिखने के लिए मैंने सोचा कि मैं निकलूं और दुनिया देखूं और फिर अपने है ना, क्योंकि हर बंदे के अपनी एक अलग है ना नज़रिया देखने का, अलग है ना कि हर बंदे की। तो फिर मैंने सोचा कि एक पैगाम भी होना चाहिए, खाली सफ़र ही नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, साइकिलिंग को प्रमोट करें, और वाकई ही में बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आयशा, जिस तरह वक्त का और हालात का तकाजा भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता है हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, हम लोग महंगाई का रोना रोते हैं, तो साइकिलिंग जो है इकनॉमिकली भी आपको बहुत सस्ती पड़ती है और माहौल भी दोस्त भी है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मशवरा यही है आप इंस्पायर हों आमिर शहजाद से और आप साइकिल ले लें एक और उसी पर ऑफिस जाएं। आमिर की बातों से इंस्पायर होकर मेरा भी दिल कर रहा है कि कल से मैं भी साइकिल पर आना शुरू करूं। चलें, फिर लेट ना हो जाएगा, आप पहला एक्सपीरियंस होगा आपका, टाइम से ऑफिस पहुंच जाएगा। ये है कि पता लगे साइकिल पर आए तो प्रोग्राम के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कल साइकिल पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हमने बात करनी है खेल और खेल से जुड़ी खबरों की। और खेल से जुड़ी खबरें, अब जैसे खेलों की बात आ रही है तो क्रिकेट की बात हम किए बगैर रह नहीं सकते। और जब क्रिकेट की बात आती है तो पाकिस्तान में के दो बड़े इवेंट्स जिसमें पाकिस्तान शिरकत कर रहा है, एशिया कप और वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। और अभी तक वजाहत इंडिया की जानिब से ना इसका शेड्यूल फाइनल किया गया है, ना टिकट्स
का कुछ पता है? कब टिकट्स लोगों को अवेलेबल होंगी? कुछ भी रोड मैप नहीं दिया गया। जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने पहले टिकट्स अवेलेबल थी, हर चीज़ डिसाइडेड थी 6 महीने पहले, और अभी 2 महीने से भी कम वक्त रह चुका है और इंडिया की जानिब से अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। उनका वर्ल्ड इवन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था 15 अक्टूबर को, वो उन्होंने चेंज कर दिया और 14 अक्टूबर उसकी डेट कर दी है। बाकी चीज़ें फाइनल नहीं है, ना टिकट्स अवेलेबल है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो कमेंटेटर, हाँ ये सारी चीज़ें तो हम छोड़ें, टिकट्स ये बद इंतज़ामी है उनकी कि अभी तक टिकट्स जो हैं वो सेल होना ही शुरू नहीं की उन्होंने, ना कोई वेन्यू के हवाले से कोई डिसाइड कर पा रहे हैं, ये चीज़ें अपनी तरफ। लेकिन भारत का जो हमेशा से रवैया रहा है, पाकिस्तान को लेकर जो बिहेव रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे भी और खेलों के लिहाज से किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसका जो है ना बहुत ज़्यादा उस लिहाज से डैमेजिंग है। अब कल आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हमारी हुकूमत है बाकायदा तय हुआ बहुत सी मुज़ाकरा, बहुत सी टेबल टॉक्स के बाद कि पाकिस्तानी टीम जो है ना अब भारत जाएगी, मैच खेलेगी। एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया गया, वरना हम भी वो कर सकते थे। अगर भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया है तो फिर हम भी वहाँ पे इनकार कर सकते थे, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया, लेकिन शायद इज्जत ना भारत को रास नहीं अलग रखा है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान का गुडविल जेस्चर है कि हमने अपने खेलों को, अपनी जो सियासत है, नफरत को सेपरेट रखा है। अच्छा, इशू ये है कि जो भारतीय कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले, उन्होंने ये कहा है कि हमें तो 2 महीने पहले ही पता था पाकिस्तान ने आना है, यानी तंजिया अंदाज में पाकिस्तान को जिज करने वाली हरकतें कर रहे हैं। आप अपना काम कर लें जो आपका काम है। अच्छा, 2 महीने से कम टाइम रह गया है, टिकट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, इंतजामात पूरे नहीं है, आप अपना काम करें। लोगों पर तनकीद कर रहे हैं आप, और पाकिस्तान को तनकीद करने का, उन पर क्रिटिसाइज करने का कोई मौका आप हाथ से नहीं जाने देते हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा। अच्छा नसीम, ये जो हर्षा भोगले हैं, इससे पहले भी बहुत से जो भारतीय खिलाड़ी हैं आते हैं ट्विटर पर और बड़ी अजीब फजूल गुफ्तगू करते हैं, यानी उनका जो अपना काम है आप अपना काम पहले कर लें, अपने गिरेबान में झांकें और फिर आप तनकीद करें बाद में। देखिए आयशा, हमने क्रिकेट बचाने की कोशिश की है और हमने हमेशा से क्रिकेट बचाते आए। हमारा जेस्चर जो रहा है वो भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। हमने हमेशा खेल के लिए पॉजिटिव रोल प्ले किया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी में माजी में जब भी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट टाइज और क्रिकेट ताल्लुकात दोनों ममालिक के बहाल हुए तो उसमें क्रिकेट का हमेशा से बड़ा रोल रहा है और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा लचकदार रवैया इख्तियार किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल ही चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि अब हर आदमी जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से क्रिकेट को देख रहा होता है, हर आदमी मुख्तलिफ अंदाज से तबसरा कर रहा होता है। अभी हर्षा भोगले साहब के स्टेटमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं। जरा हर्षा भोगले साहब अब से 3 महीने पहले चले जाएं, पूरे 3 महीने उठा के देखें, ना तो आप एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर सके, ना आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर सके। आज भी वर्ल्ड कप आप नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। फिर हमने बात कही कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो 4 मैचेस के पाकिस्तान मेजबान था। क्या कर लिया इंडिया बहादुर ने, क्या कर लिया उनके पैसों ने? हमने जो चाहा वो फिर हमने भी मनवाया। तो अगर हम बहस करने पे आ जाएंगे, आप आज तक तो शेड्यूल अनाउंस कर नहीं सके हो। आपकी बदनिज़ामी का ये आलम है कि आप अभी तक आपकी अपनी एसोसिएशन सीख रही हैं। देखें, हालांकि जमहूरी अंदाज से बनती है बीसीसीआई की नसीम, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन नसीम आप ये देखें कि भारत पाकिस्तान का तमस्खर तो उड़ा रहा है, तज़हीक कर रहा है, बजाय इसके कि वो हमें वेलकम कहता, वो मेज़बानी कर रहा है कि हम खुशामदीद कहते हैं आपको। आपने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है। अच्छा, इन चीज़ों को तो साइड पर रख दें, भारत से तो वैसे ही ऐसी तवक्कुआत रखना उबस है। अब वहाँ पर जिस तरह अभी आयशा ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था 6 माह पहले तक उसके टिकट्स बिक जाते हैं, वेन्यू मेन्यू हर चीज़ आपकी डिसाइडेड होती है। तो ये जो चीज़ें अभी तक भारत की जानिब से फाइनल नहीं हो पा रही हैं, तो इससे तो लगता है कि ये बहुत ही इंतजामी का मामला है। इंतजामी मामला तो है ही, और इंटरनेशनल फैंस जो वहाँ जाकर वेन्यू पर जाकर मैच देखना चाहते हैं, सारे मैचेस कवर करना चाहते हैं, उनकी भी चीज़ें फाइनल नहीं हैं। होटल की बुकिंग्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल जो फैंस हैं वो भी सफ़र करेंगे इससे? देखिए, अभी इतनी खुशफहमी में भारतीय लोगों को बिल्कुल भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। उन्हें बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी टीम को भारत भेजने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सिक्योरिटी से इसको जो है वो जोड़ा गया है कि हमारे
टीम की सिक्योरिटी क्या है बताए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपने फैंस की बात की तो फैंस की सिक्योरिटी क्या है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से नहीं पूछा है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बताए कि आपका इवेंट है, हमारे मीडिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी बताएं क्या है। तो अभी वो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम पिछले 4 महीने से तो उनके गले की हड्डी बने हुए हैं और अब मजीद बन भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि जी नहीं हमें सिक्योरिटी के मामला, अभी हमने कोई क्लियरेंस अगर दी है कि हमारी टीम जाएगी, लेकिन अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस बाकी है, तो उन्हें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, तमस्खरा नहीं उड़ाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन नसीम, इस सारे मामले में आईसीसी कहाँ स्टैंड कर रहा है? वर्ल्ड कप को मेक श्योर करना तो आईसीसी का काम है, उसी के जेर साया ये इवेंट होता है, तो आईसीसी का कहाँ पर आपको असर रसूख नजर आ रहा है? लग तो ऐसे रहा है कि भारत ही ये करवा रहा है, और ये जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो आईसीसी का फिर इसमें क्या रोल है सारे मामले में? हर्षा बोगले का बोलने का मकसद ये नहीं है कि भारत बोल रहा है। यहाँ से अगर कोई कमेंटेटर कहना शुरू हो जाए कि जी हमारी टीम जाएगी नहीं जाएगी, उसके जाने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर हर्षा बोगले बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको कोई बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट जय शाह की जानिब से आता है या नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से आता है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी टॉप ऑफिशियल की जानिब से आता है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर वो ये बात कहते हैं। ऐसे तो मैं कोई भी स्टेटमेंट दे दूं, मैं कहता हूं जी हमारी टीम को तो जाना ही नहीं चाहिए वहां पर, तो मेरे स्टेटमेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टेटमेंट जहां से आना चाहिए उसको अहमियत देनी चाहिए। ये मीडिया वॉर हो गई और हम हर चीज को जो है वो हम हर्षा बोगले को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि उन्होंने देखो बजा फरमाया आपने नसीम, इतनी अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है उनको। ये बताएं कि वर्ल्ड कप की टिकट्स 6 महीने पहले आ जाती हैं और अभी तक 2 महीने से भी कम टाइम रह गए, 5 अक्टूबर को पहला मैच होने वाला है, तो क्या अंदरूनी मामला चल रहे हैं? कोई इंसाइट्स बताइए कि अभी तक क्यों नहीं चीजें फाइनल हो पा रही हैं? देखिए, ये जो आयशा बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये चीज है कि पाकिस्तान ने जो इनको टफ टाइम दिया है ना, आज तक वो अपनी चीजों को फाइनल नहीं कर सके। एशिया कप का शेड्यूल, एशिया कप से जो है वो 15 दिन पहले सामने आ रहा है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल एक मरतबा अनाउंस करते हैं, दोबारा उन्हें चेंज करना पड़ता है। इतने हवास बाख्ता हुए हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उनका कोई मजहबी त्यौहार आने वाला है उस दिन, और इसकी वजह से परेशानी जो है वो हो सकती है, बाद में उसको चेंज करना पड़ रहा है। खुद हवास बाख्ता हुए पाकिस्तान ने जो उन्हें टफ टाइम दिया, और उस टफ टाइम में हमारी रेस्पेक्ट रह गई। आयशा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये हाइब्रिड मॉडल के 4 मैचेस है ना, ये पाकिस्तान की रेस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ इवेंट था, हमसे लेके चले गए, हमने फिर अपने मुल्क में करा के दिखाया। ये शाह तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान में एक मैच भी हो, वो तो चाहते थे कि सारे मैचेस श्रीलंका में हो, हम फिर लेकर आए। लेकिन हमने जो उनको कंफ्यूज रखा, हमने जो उनको इंगेज रखा, हमने जो उनको फंसा के रखा, उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो मेजबान था वो भी फंसा हुआ था। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी फंसी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे अगर पाकिस्तान नहीं आता है, 10 ममालिक खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो ये वर्ल्ड कप ही नहीं होगा अगर पाकिस्तान नहीं आता है। तो हमने दोनों को फंसा के रखा। इसके बावजूद इस तरह के स्टेटमेंट आते, हमें इनको ना तो कोई सीरियस देने की जरूरत है। आपने सही कहा है कि बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करने की तो कोशिश की जाती है पाकिस्तान को खेलों के मैदान में, लेकिन पाकिस्तान जो टीम है, उनके खिलाड़ी हैं, जो परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और अभी जो नेपाल की जानिब से भी क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमें पाकिस्तान आने दें, हम जो यहाँ एशिया कप के हमारे मैचेस होने वाले हैं उससे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस कुछ करना चाहते हैं। तो यानी इंटरनेशनल टीम्स खुद कह रही हैं कि हम आना चाहते हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। 25 तारीख को आ रही है उनका मैच, 30 तारीख को है पाकिस्तान से मुल्तान में। वो 3 दिन पहले प्रैक्टिस करने के बाद फिर उन्हें 2 दिन की प्रैक्टिस मुल्तान में मिलेगी। ये जेस्चर है पाकिस्तान का इंटरनेशनल टीमों के लिए। Exactly. हम दावत देते हैं, हम उनको बुलाते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी क्या है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन पाकिस्तान की जो हॉस्पिटल जो एक गुडविल जेस्चर है वो सबने देखा है, और हम इसी तरह का जो रवैया है वो अपनाते रहेंगे। और जो कमेंटेटर ने बयान दिए है बिल्कुल बजा फरमाया नसीम ने कि वो कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। खेलों की हम बात करें तो कौमी खेल हॉकी को कैसे भूल सकते हैं? हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना? नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है
या जो महज़ब ममालिक हैं उनमें एक चीज़ जो कॉमन होती है, जो मुश्तरक एक चीज़ आशा होती है, वहाँ पर ना सिर्फ इंसानों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है बल्कि जानवरों के भी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह अक्सर वीडियोज़ में हम देखते हैं कि अगर कोई परिंदा किसी तार में लटक गया है, फंस गया है, तो उसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर्स तक आ जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। पूरी मशीनरी, पूरा हुकूमती वसाइल को जो है ना ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाता है। पाकिस्तान में अभी ये जो आपको फुटेज दिखाने लगे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग इंसानों के साथ तो सलूक होता ही होता है, जानवरों के साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है इंतहाई तकलीफदेह है। और उससे सितम वाला है, सितम आशा ये है कि इंसानों के साथ भी जानवरों वाला सलूक होता है, जानवरों के साथ एटलीस्ट आप जानवरों वाला मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक होता है या जानवरों के साथ इंसानों वाला सलूक होता है। अच्छा, यहाँ पर जो हथनी नूरजहां और मधुबाला के साथ हुआ वो कितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से भी आपको फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जनूबी पंजाब का ये शहर है रहीम यार खान। ये एक बंदर है, वहाँ का चिड़ियाघर है, यहाँ पर गल सड़ रही है, ये चिड़ियाघर है और ये जानवर यहाँ पर हैं जो मर चुके हैं, कितने कितने दिनों से, अरसे से यहाँ मौजूद हैं और लाश गल सड़ रही है जिससे एक तो ताफुन फैल रहा है। एटलीस्ट उनको दफना दें आप। और यहाँ आप हालत देखें, खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जिनकी थोड़ी बहुत ज़िंदगी बाकी बची हुई है, ना उनको खाना मुयसर है, ना साफ़ पानी, ना साफ़ माहौल उनको मुयसर है। और हालात कुछ इस तरह से हैं कि डेड बॉडीज़ भी साथ ही पड़ी हुई हैं और जो बाकी जानवर हैं वो भी आसपास हैं। अच्छा, मतलब आप इमेजिन करें कि इतना ज़्यादा बुरा रवैया। आप ये देखें कि ये किसी ने अपने घर पे नहीं रखा हुआ, ये महकमा वाइल्ड लाइफ है पूरा, जहाँ पे चिड़ियाघर को बनाया जाता है। चिड़ियाघर में जानवर जो हैं रखे जाते हैं, पूरा अमला है आयशा जो लाखों रुपया तनख्वाह लेता है, जिनका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो जू है, ये जो जानवर हैं जो आपके हमारे बच्चों को महसूस करते हैं, जिनको देख के हमारे बच्चे खुश होते हैं, उनकी तफरी के लिए जो है ये तफरी का सामान होते हैं। अब वहाँ पर देखें कि बंदर जो है मरा पड़ा है, कब से गल सड़ गया है, हिरन की लाश वहाँ पर पड़ी है, ये नायाब जानवर भी होते हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था, जिस तरह आपने बात कहा, वो बात की कि चिड़िया ये जो हथनी थी नूरजहां और मधुबाला, इनके साथ जो कुछ रवैया हुआ, मसलन हम कहाँ पर खड़े हैं, ये हुकूमती इदारा है, लाखों रुपया तनख्वाह लेती हैं हमारी ये इदारे और इनके मुलाजमीन, लेकिन इसका मतलब है कि आपको कोई ख्याल ही नहीं है चिड़ियाघर के अंदर ऐसा हाल हो रहा है कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो जानवर हैं, इसलिए आप लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में ज़ू बंद हो जाने चाहिए, सारे ज़ू बंद हो जाने चाहिए। जब कोविड आया था, क्वारंटीन ने हमें इतना कुछ सिखाया है कि एक आम इंसान 15 दिन एक कमरे में बंद नहीं रह सकता। मुश्किल से लोग 7 दिन अपना क्वारंटीन पूरा करते थे। इवन हमारे अपने घर में जिन लोगों को कोविड हुआ था, मुश्किल से 7 दिन उन लोगों ने अपना क्वारंटीन पूरा किया था और कहते हैं हम अकेले कमरे में नहीं रह सकते। तो आप इमेजिन करें, ये जानवर हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, ये जस्ट बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये मखलूक हैं और ये कितने अरसे से पिंजरों में कैद हैं, क्वारंटीन की लाइफ ही गुजार रहे हैं ना ये। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ज़ू बंद हो जाने चाहिए और कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है। हमारी ना हुकूमतों से अरबाब इख्तियार से दरखास्त है कि अगर आपने यही हाल रखना है ना, तो इसका नाम जो है ना आयशा, फिर इनको चिड़ियाघर से बदल करना मुर्दा घर रख देना चाहिए। आप चिड़ियाघर में मौजूद हैं, वहाँ पर आप मुलाजमीन हैं, एक जानवर मर गया है तो इतना भी आप गवारा नहीं कर रहे कि उसकी जो लाश है, जो उसकी डेड बॉडी है, जो ताफुन का जरिया बन रही है, जो बाकी नायाब और महंगे जानवर हैं उनके साथ जो हाल हो रहा है, वो भी उनको भी बीमारियां लग रही हैं, मर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है महकमा वाइल्ड लाइफ जो इतनी भारी भरकम तनख्वाहें लेता है, जिनका मकसद ही इनकी निगहदाश्त करना है, इन जानवरों का ख्याल रखना, तो फिर इसको एक तो इसका नाम तब्दील कर दें। आप हमें सुन रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि ये रहीम यार खान का चिड़ियाघर है, प्लीज़ आप इस पर नोटिस लीजिए और देखें कौन इस पर जिम्मेदार है, अगर और क्या मैकेनिज्म होता है, जानवर मर जाते हैं या तो एक तो ये देखिए कि उनकी हालत क्या थी कि वो सब मर गए हैं और उसके बाद उनको दफनाया नहीं गया। प्लीज़ आप उनको इस पर नोटिस लें। और जानवरों की बात कर रहे हैं ना, कैद की बात कर रहे हैं, कई इस दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर इंसानों को भी कैद किया जा रहा है और ये भी बड़ा अजीब सा है। और वो जो इंसान कैद होते हैं वो अपनी मर्जी से होते हैं। अब वो मामला कुछ इस तरह है आयशा कि जो रेफ्यूजीज़ होते हैं बरतानिया में, बाकी जो ममालिक हैं वो जिनको पनाह गुज़ीन होते हैं, जो अपने ममालिक से भाग कर असाइलम अप्लाई कर देते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको ख़तरा होता है अपने ममालिक के अंदर जान का। अब बरतानिया ने ये किया है, जिस पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़ा हू एंड कराई भी कर रही हैं, बड़ा शोर गुगा भी है। हुआ यह है कि जो रेफ्यूजीज़ वहाँ पर मौजूद हैं
उनको अब वो दूर दराज किसी एरिया में एक बहरी जहाज पर मुंतकिल करें, उसको इन अदर वर्ड्स आप जेल कह सकते हैं। और इस पर इंसानी हुकूक अच्छा, ये वो बहरी जहाज है, 222 कमरों पर ये मुश्तमिल है, 3 इसकी मंजिलें हैं। बहरी जहाज ये 3 हफ्ते पहले ही पहुंचा है, पोर्टलैंड के एक पोर्ट पर पहुंचा है, छोटा सा जजीरा है, और ये बरतानिया का वो पहला मकाम बनने जा रहा है जहां पर जो ये रेफ्यूजीज़ हैं, जो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, पनाह मांगते हैं यूरोप से, बरतानवी गवर्नमेंट से, तारकीन वतन को इस बहरी जहाज़ पर रखा जाएगा। और इनिशियली इसका आगाज़ हो चुका है। पहला जो ग्रुप है इंसानों का 50 लोग हैं जो यहाँ पर रह सकते हैं, और वो मैक्सिमम यहाँ पर 9 से 10 महीने तक रह सकते हैं। 222 कमरों का ये जहाज़ है, पोर्टलैंड से इसको मंगवाया गया है। वो लोग तब तक वहीं रहेंगे जब तक उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता, उनका जो असाइलम का प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया जाता। इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बहुत शोर मचा रही हैं कि ये बिल्कुल एक गैर इंसानी रवैया है। जो भी इंसान है, अगर वो आ रहे हैं, पनाह के लिए आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते कि आप उनको जहाज़ में छोड़ दें, महीनों के लिए छोड़ दें वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक तो वो अपने मुल्क से जान बचाकर भागे हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो पनाह लेने आए हैं, तो उनको आप दूसरी जेल में मुंतकिल कर रहे हैं। ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने गलत भी असाइलम अप्लाई करना शुरू कर दिए थे, इतने ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए थे, तो उन लोगों ने ये स्टेप लिया है। यानी अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप असाइलम अप्लाई कर लेंगे तो पाकिस्तान से आपकी जान, लेकिन आयशा फिर बेशक गलत भी करते हैं, आप उनका असाइलम कैंसिल करें, लेकिन ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है ना। आप उनको दूर बिल्कुल एक जंगल बयाबान जजीरे के अंदर उनको बेयारो मददगार छोड़ दें, बेयारो मददगार ना भी छोड़ें, समंदर में, बट फिर भी उनको समंदर के अंदर अकेला छोड़ दें, तो ये भी एक किस्म की जेल और कैद ही है। तो ये इंतहाई एक बड़ा, लेकिन ये फर्क है, इस कैद में ये फर्क है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जाएंगे। और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये सरासर इंसानी हकूक़। अच्छा, अभी हमने एक शानदार कारनामे की बात करनी है। वो शानदार कारनामा ये है कि फैसलाबाद की यूईटी का ये शानदार कारनामा है जिसमें सनती फुजले और प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करने का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। यानी आप रिसाइकिल कर सकते हैं चीज़ों को, और ये तजुर्बा एक यूनिवर्सिटी ने किया है, यानी कम रिसोर्सेज में किया होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। यूईटी फैसलाबाद है जिसने कामयाब तजुर्बा किया है। वैसे ना हमारे जो माहौलियाती आलूदगी है उसको ख़त्म करने में ये बहुत ज़बरदस्त कारनामा है, वरना अमूमन ये फुजले पड़े रहते थे, इनको होता नहीं था। अच्छा, दुनिया भर में जो भी काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं उनको रिसाइकल किया जाता है, उनको कारामद किया जाता है। तो ये यूईटी फैसलाबाद ने जो कारनामा अंजाम दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त कामयाब जो तजुर्बा हुआ है, ये हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छा है। ये उनका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसने कामयाब तजुर्बा किया है रिसाइकलिंग का, और ये पहला मुकम्मल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग का तजुर्बा है जिसे कामयाब हुआ, और यकीनन ये आगे भी इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा। अच्छा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस चीज़ से जो सनती ज़रई और प्लास्टिक फुजले से महंगी सनती मसनूआत जो हैं वो सस्ते दामों फ़रोख्त की जाएंगी। इसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिपार्टमेंट टीम है, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हैं, डॉक्टर आमिर अब्बास खान है, उनकी क़यादत में ये कारनामा अंजाम दिया गया है। टेक्सटाइल का फुजला, टायर, कागज़, ज़रई फुजला और प्लास्टिक का जो फुजला है उसको आलमी आलूदगी का ये जो एक बहुत बड़ा जरिया था जिसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल के काबिल किया जाएगा। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको सेकंड करें और जो भी रिसोर्सेज की कमी है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि इसको हम लोग बड़े लेवल पर लेकर आ सकें और जो भी चीज़ें टेक्सटाइल को हम रिसाइकिल कर सकें। अच्छा, हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ इसको वेलकम करें, इनको मुबारकबाद दें, इनको शाबाश दें, बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। हौसला अफजाई चाहे इनामी रकम की सूरत में हो, किसी भी तरह से हो, क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड कर दें ताकि वो इसको बड़े लेवल पर लेकर आ सकें। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत सी नई स्टोरीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।